हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपने चैनल पर नई प्लेलिस्ट चालू करने जा रहा हूँ इकोलॉजी की। तो पहले मैं ये बता दूं कि हम इस प्लेलिस्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम इकोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे इस प्लेलिस्ट में। तो ये प्लेलिस्ट में ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो या मैक्सिमम तीन वीडियोस होंगी। और इस प्लेलिस्ट में दो या तीन वीडियोस में आपको इकोलॉजी के जो भी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो मतलब फाउंडेशन कॉन्सेप्ट होते हैं इकोलॉजी के, वो सारे हम लोग इन इस प्लेलिस्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप किसी भी एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। और हम लोग इसे चालू करने जा रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी एग्जाम एग्जाम देंगे तो आप उसके इसके अलावा अपने करंट अफेयर्स से इकोलॉजी को अपडेट करने की कोशिश कीजिए। और फंडामेंटल्स के कॉन्सेप्ट के लिए ये सफिशियंट है। तो चलो दोस्तों, हम लोग आज इकोलॉजी का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो इकोलॉजी में स्टार्ट करते हैं। अवर सराउंडिंग इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, पहला बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। हमारे सराउंडिंग में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से? एक होते हैं बायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स। और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे एयर और वाटर। ठीक है। फिर इकोसिस्टम क्या है? व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज अ फंक्शनल यूनिट कंपोज्ड ऑफ बायोटिक कम्युनिटी इंटीग्रेटेड विद फिजिकल नॉन लिविंग एनवायरनमेंट थ्रू फ्लो ऑफ एनर्जी एंड फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इकोसिस्टम एक्चुअली क्या है? इकोसिस्टम उस फंक्शनल यूनिट को कहते हैं जिसमें बायोटिक कम्युनिटी मतलब लिविंग बींग्स नॉन बायोटिक कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और ये इंटरेक्शन किसकी बेसिस पे होता है? ये होता है फ्लो ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बेसिस में। मतलब एनर्जी का फ्लो होता है और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है बायोटिक और अबायोटिक एनवायरनमेंट के बीच में। ये हम फ्लो अभी थोड़ी देर में समझेंगे कि ये कैसे होता है। इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट जो था वो इकोलॉजिस्ट एजी टार्सले ने 1935 में दिया था। एक इकोसिस्टम में कई लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, नेचुरल और ह्यूमन मैनेज भी होता है। मतलब इकोसिस्टम कई तरह का होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम रिवर में जाते हैं तो वहाँ पे वहाँ पे फिश, रिवर में हम लोग को फिश मिलेगी और वहाँ पे घास फूस होगा, तो वो एक अलग इकोसिस्टम है। हम लोग फॉरेस्ट में जाएंगे तो हम लोग को फॉरेस्ट का अलग इकोसिस्टम मिलेगा। तो उसमें बोलता है कि इकोसिस्टम में कई वेरिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? पहला है स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम, कि ये स्ट्रक्चर है हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इट इज व्हाट कॉल्ड एज ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का बेसिकल ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें सबसे नीचे होते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर अपने होते हैं प्लांट्स। फिर होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर आते हैं टर्सरी कंज्यूमर्स। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी को करते हैं, और उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर्स आते हैं। ठीक है। प्रोड्यूसर फॉर एग्जांपल प्लांट हुए। प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुए? अपनी गाय गोट, जो प्लांट्स को खाती हैं। गाय गोट को कौन खाता है? शेर। और ठीक है, शेर है, शेर को मरने के बाद कौन? शेर जब खत्म हो जाएगा तो उसको कौन खाएगा? जो होते हैं अपने ईगल। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम होता है। ठीक है। इसमें प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। अब उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं? इकोसिस्टम के बेसिकली दो फंक्शन होते हैं। पहला फ्लो ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो मैंने अभी बताया था कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन में एनर्जी और का फ्लो होता है, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है। तो वो अभी हम समझने वाले हैं कैसे फ्लो होता है। ठीक है। It is governed by two fundamental laws of thermodynamics, which implies that solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis, which is then transferred unidirectionally from lower to successive higher trophic levels. फिर flow of energy is usually as per 10% law, which means only 10% energy at a given trophic level is transferred to next higher trophic level. मतलब मतलब जैसे आप अगर ये डायग्राम देखेंगे तो प्लांट जो है सोलर एनर्जी को कंज्यूम करता है और सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। और ये पूरी फिर एनर्जी है, ये पूरा एनर्जी का फ्लो होता है प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से डिकम्पोजर में। ठीक है। और ये कहा गया है कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो ऐसा नहीं है कि मान लो जो सोलर एनर्जी प्लांट पे आई तो प्लांट ने पूरी एनर्जी जो है प्राइमरी कंज्यूमर को ट्रांसफर कर दी और फिर प्राइमरी से पूरी सेकेंडरी से हो गई। इसमें कहा गया है इस लॉ के अकॉर्डिंग से 10% एनर्जी होती है वो एक लेवल से दूसरी लेवल में ट्रांसफर होती है। ठीक है। अब इसके बाद आता है फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्रॉम अक्रॉस डिफरेंट रिजर्वायर ऑफ प्लेनेट, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर. The nutrients are transferred from one reservoir to another so as to available again in usable form. This is called biogeochemical cycling of nutrients. अब इसमें समझाया जा रहा है कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लैनेट्स में, रिजर्वायर ऑफ प्लैनेट में होते हैं. मतलब हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स हैं डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं. तो न्यूट्रिएंट इस एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर में जाता है और फिर अवेलेबल अगेन हो जाता है. इस साइकिल को हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अब ये समझते हैं, ये इस डायग्राम से मैंने ये समझाने की आपको कोशिश की है. जैसे सपोज करो ये वाला कार्बन है, ठीक है. कार्बन एटमॉस्फेयर में कैसे है? CO2 के फॉर्म में है, ठीक है. अब फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट ने यूज किया, ठीक है. प्लांट्स डिकम्पोज हुए, ठीक है. डिकम्पोजिशन के बाद जो बैक्टीरिया थे उन्होंने रेस्पायरेशन किया, और रेस्पायरेशन में वो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो फिर से अपने एनवायरमेंट में पहुंच गई. तो ये दिखा रहा है न्यूट्रिएंट का कैसे फ्लो हुआ, ठीक है. और ये हम समझ सकते हैं, अगर ये देखिए कार्बन अगर एटमॉस्फेयर में था, फोटोसिंथेसिस हुआ, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, एनिमल ने प्लांट खाया, फिर एनिमल ने रेस्पिरेशन किया, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया, ठीक है. तो ये बता रहे हैं कि न्यूट्रिएंट का ऐसे फ्लो होता है एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर में, ठीक है. अब इसके बाद हम लोग समझते हैं इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है. इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. मतलब जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम में, वो किस रेट में बायोमास प्रोड्यूस करते हैं. बायोमास हम लोग प्रोडक्शन समझते, एक तरह से समझते हैं एनर्जी प्रोडक्शन का, ठीक है. मतलब अगर कहा, इसको हम बायोमास प्रोडक्शन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं फॉरेस्ट का कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, मतलब बायोमास प्रोडक्शन ज्यादा है, इसका मतलब ये होता है कि फॉरेस्ट अच्छे से मतलब अगर सिंपल टर्म में समझाएं कि फॉरेस्ट अच्छे से मतलब फॉरेस्ट अच्छे से जनरेट हो रहा है, मतलब प्लांट्स और ट्रीज जो है वहां पे अच्छे से फल फूल रहे हैं, ठीक है. अब इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी इसमें कहा है दो टाइप की होती है. पहला है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ एन इकोसिस्टम. मतलब जो हमारी प्रोड्यूसर्स ऑफ इकोसिस्टम कौन होते हैं? प्लांट. मतलब जिस रेट से बायोमास प्रोडक्शन होता है, बायोमास प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स करते हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. फिर आता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द रेट एट विच टोटल सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो जिस रेट से हमारी सोलर एनर्जी प्लांट कैप्चर करते हैं फोटोसिंथेसिस में, उसे बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है. नेट प्रोडक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जैसे जब प्लांट ने सोलर एनर्जी ऑब्जर्व की, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि पूरी सोलर एनर्जी वो बॉडी फंक्शन में यूज हो जाए. मतलब while the energy capture is taking place, some part of energy will be used by plant for their own body function can be lost from plant body, ठीक है. मतलब जब एनर्जी कैप्चर होती है, सोलर एनर्जी प्लांट ने कैप्चर की, तो कुछ एनर्जी प्लांट अपने बॉडी फंक्शन के लिए यूज करता है, कुछ एनर्जी प्लांट की बॉडी से लॉस्ट हो जाती है, ठीक है. तो इसमें क्या आ गया? द रेट एट विच रेसिडुअल एनर्जी इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो क्या कहा गया है? द रेट एट विच रेसिडुअल एनर्जी इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर बायोमास प्रोडक्शन, मतलब जो बची हुई एनर्जी है उससे जिस रेट से बायोमास प्रोडक्शन होता है उसे बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए. पहले क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? जिस रेट से जो सोलर एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है वो प्लांट के द्वारा कैप्चर होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसे बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? कुछ जब सोलर एनर्जी प्लांट ने कंज्यूम की, कुछ प्लांट ने यूज की, कुछ प्लांट ने वेस्ट कर दी, तो बची हुई जो वेस्ट वाली हटा दी, जो बची हुई जो एनर्जी से बायोमास प्रोडक्शन करता है प्लांट, उसको बोलते हैं नेट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है. ये फॉर्मूला है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस, ठीक है. एनवायरमेंटल फैक्टर विच कंट्रोल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम आर टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी और वाटर अवेलेबिलिटी. ये तीन फैक्टर से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम की कंट्रोल होती है. क्या तीन फैक्टर है? टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी और वाटर अवेलेबिलिटी. मतलब अगर ये तीन टेम्परेचर फेवर में होंगे तो प्लांट की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, वो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा. अगर नहीं होंगे तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर्स ऑफ एन इकोसिस्टम. मतलब जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है इकोसिस्टम में, उसे बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. अब
इसके बाद आते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम ओवर द प्लैनेट। मतलब जीन, स्पीसीज और इकोसिस्टम का टोटलिटी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट टर्म में समझाऊं, सपोज करो एक फॉरेस्ट है, ठीक है, वहां पे एक ही तरह के पेड़ है, तो कहा जाएगा कि इस फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी नहीं है। बट एक फॉरेस्ट है, उसमें 10 तरह के पेड़ है, काफी है, तो कहा जाएगा इस फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी अच्छी है। मतलब अब डेफिनेशन समझें कि इट इज डिफाइंड एज टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम ओवर द प्लेनेट। मतलब जीन्स, स्पीसीज और इकोसिस्टम की टोटलिटी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब ये 3 टाइप की होती है, जेनेटिक, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोनॉमिक इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? जो हम लोग जीन्स में जितनी डाइवर्सिटी होगी उसको हम बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटीज क्या होती है? इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज इवननेस। ये मैंने इस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप ये समझिएगा। जैसे सपोज करो ये पहली कम्युनिटी है, ये दूसरी कम्युनिटी है। इसमें इन दोनों में पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज सेम है। मतलब अगर हम ये एरिया निकालें और ये एरिया देखें, तो दोनों में नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया दोनों में सेम है, ठीक है। लेकिन इवन स्पीसीज इवननेस नहीं है। स्पीसीज इवननेस क्या होती है? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज पर यूनिट एरिया इन अ रीजन। मतलब इस कम्युनिटी वन में एक इंडिविजुअल के डिफरेंट डिफरेंट वो काउंट है, और इसमें अलग है। सपोज करो ये वाला जो पेड़ देख रहे हो, इस एरिया में 4 पेड़ हैं, लेकिन इस एरिया में 2 ही पेड़ हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि स्पीसीज इवननेस नहीं है, बट स्पीसीज रिचनेस डोमिनेट करती है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। मतलब डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम में जितनी डाइवर्सिटी होगी उसको बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम इन अ रीजन, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल हैं जहाँ पे इकोसिस्टम विद हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड हाई बायोडाइवर्सिटी। क्या 4 एग्जाम्पल हैं? यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स और वेटलैंड्स। यहाँ पे इन चार में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हाई है और हाई बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। उसका रीजन क्या है? ऐसा क्यों है? मैंने आपको बताया था, ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कंट्रोल करते हैं। जैसे टेम्परेचर हुआ, न्यूट्रिएंट हुआ, वाटर हुआ। इन 4 जगह पे इन ये एनवायरमेंट फैक्टर्स फेवर करते हैं, इसलिए यहाँ की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। अब इसके बाद कहा गया है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है हुआ है, उससे हमारा इकोलॉजिकल काफी डिग्रेडेशन हो गया है। क्योंकि ह्यूमन की इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जब से पड़े हैं, तब से इकोलॉजी हम लोग की काफी डैमेज हो गई है, ठीक है। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन इज डिफाइंड एज डिप्रेशन डिसरप्शन इन फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम विद डिक्लाइन इन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन कहते हैं कि इकोसिस्टम में की फंक्शनिंग में डिग्रेडेशन हो जाना, मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाना। यूएन ने 2021 से 30 तक इकोसिस्टम रिस्टोरेशन डिक्लेयर किया है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन क्या है? प्रिवेंटिंग, हॉल्टिंग, रिवर्सिंग ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, इसे बोलते हैं इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अब अब है बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी लॉस इज डिफाइंड एज एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द प्लेनेट। मतलब किसी भी स्पीसीज का प्लेनेट से अगर मान लो हो जाता है, एक्सटिंक्शन हो जाता है, तो उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस। एज पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अकॉर्डिंग, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग, एज पर वर्ल्ड WWF लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020, लिविंग प्लेनेट इंडेक्स हैज डिक्लाइंड 69% इन ड्यूरेशन बाय 1978 टू 2018। मतलब 1978 से 2018 तक 69% लिविंग प्लेनेट इंडेक्स डिक्लाइन किया है। अब लिविंग प्लेनेट इंडेक्स होता क्या है? लिविंग प्लेनेट इंडेक्स मेजर पॉपुलेशन अवेयरनेस फॉर मोर देन 5200 वर्टिब्रेट स्पीसीज ओवर प्लेनेट। मतलब लिविंग प्लेनेट इंडेक्स जो होता है वो 5230 वर्टिब्रेट्स की पॉपुलेशन का एक इंडेक्स होता है, और वो 69% डिक्लाइन हुआ है 1978 से 2018 तक। The present rate of biodiversity loss are 100 to 1000 times faster than natural rates of extinction। और जिस रेट, जो प्रेजेंट रेट है बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रही है हमारे वर्ल्ड में, वो 100 से 1000 टाइम फास्टर है नेचुरल रेट ऑफ एक्सटिंक्शन से। जो नेचुरल रेट होता है एक्सटिंक्शन का, मतलब एक्सटिंक्शन जो होता है वो नेचुरली भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डायनासोर थे, जो माना जाता है कि वो नेचुरली एक्सटेंट हुए थे, ठीक है। उससे अभी की कंपैरिजन में जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है वो 100 से 1000 टाइम ज्यादा है, और इसके कई सारे फैक्टर्स हैं जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मेजर रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या क्या है? पहला है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस क्यों होता है? आप सपोज करो कोई फॉरेस्ट है,
फॉरेस्ट में क्या हुआ, एक जगह इंडस्ट्री बन गई, फिर कुछ कुछ एरिया में माइनिंग होने लगी, तो फॉरेस्ट श्रिंक होने लगा, तो जो जानवर वहां पहले रहते थे उनका हैबिटेट लॉस हो गया। ठीक है, उससे क्या हुआ, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे। ह्यूमन, आपने देखा होगा वीडियो वायरल्स होती हैं ऐसे, किसी कोई शेर गांव में घुस गया, वो क्यों 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 घुस गया, क्योंकि उसका हैबिटेट लॉस हो गया है। द प्रे बेस ऑफ टॉप प्रेडेटर रिड्यूस ड्यू टू हैबिटेट लॉस। जो टॉप प्रेडेटर है उनका प्रे बेस मतलब उनका उनका खाने का जो बेस था वो कम होता चला जा रहा है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हैबिटेट लॉस होता है। वो कैसे होता है, सपोज करो हैबिटेट लॉस क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उससे क्या होता है, आइस मेल्ट हो रहा है, उससे आइस मेल्ट से क्या हो रहा है, जो पोलर बियर होते हैं अपने, जो आइस वहां पे रहते हैं, पोल्स पे रहते हैं, उनका काउंट कम हो रहा है। क्लाइमेट चेंज से इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है, क्यों क्योंकि फॉरेस्ट फायर होती है, फॉरेस्ट फायर से हीट वेव होती है ड्रॉट होते हैं, तो उससे हमारा इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है, हमारी कोरल ब्लीचिंग हो रही है, इससे हमारी मैरीन डाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या है, स्पीसीज ओवर एक्सप्लॉइटेशन। स्पीसीज जो है हमारी, उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, हम लोग इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ऑफ बोथ फ्लोरा एंड फौना की इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रही है। कहा जाता है, ये एक एस्टिमेट निकाला गया है कि ये एक एस्टिमेट निकाला गया है कि 20 से 25 बिलियन डॉलर्स इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो होती है वो एनुअली होती है, 20 से 25 बिलियन डॉलर्स की। और कॉमर्शियल स्केल फिशरीज, ओशियन वाटर बॉटम ट्रॉलिंग एंड टारगेटेड मरीन बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय कैच, मैनी पार्ट ऑफ ओशियन हैज टर्न इनटू बायोलॉजिकल डिजर्ट। मतलब ओशियन वाटर बॉटम ट्रॉलिंग क्या होती है कि सपोज जो, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, फिश पकड़ने के लिए क्या करते हैं, पूरे रिवर में एक बहुत बड़ा नेट नेट फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है, कई सारे जो अनवांटेड, जिन्हें हमें नहीं पकड़ना आता, वो वो लोग भी उस नेट में फंस जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि काफी बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, और ये भी पता चला है कि कई पार्ट ऑफ ओशियन जो है बायोलॉजिकल डिजर्ट बन चुके हैं। अगला रीजन है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। ठीक है, द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इकोसिस्टम इज मैनिफेस्टेड बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। बायो अक्यूमुलेशन इज डिफाइंड एज प्रेजेंस ऑफ कंटेमिनेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो कंटेमिनेंट है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने जो कंटेमिनेंट पाए जाते हैं, उनको उसे बोलते हैं बायो accumulation. There is a gradual build up of concentration of contaminant in body of living organism with time and generally at higher tropic level. This is called biomagnification. मतलब कंटेमिनेंट्स जो हैं, जैसे सपोज करो पॉल्यूशन हुआ, ठीक है, उसमें कंटेमिनेंट्स मतलब पॉल्यूटेंट्स पाए गए, अब उनका उनका कंसंट्रेशन जो है हमारे लिविंग शरीर में बढ़ रहा है, और वो हायर ट्रॉपिक लेवल पे जनरली ज्यादा बढ़ता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, आई होप। जस्ट अ मिनट। उसके बाद आता है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज क्या होते हैं, वो स्पीसीज होते हैं जिसे अगर हम किसी रीजन में लगाते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, और वहाँ का जो नेटिव स्पीसीज है वो ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, आपने अगर देखा होगा कि कुछ पेड़ होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो करते हैं, तो उनको बोला जाता है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। मतलब अगर उन पेड़ को जैसे आप कहीं लगा दो, जैसे किसी एरिया में जाके लगाओ, और उन्हें सब चीजें फेवरेबल मिल गई, तो वो इतनी स्पीड से ग्रो करते हैं कि उस जगह का जो नेटिव स्पीसीज है वो ग्रो नहीं कर पाता है, तो इससे भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। आप अप्रोचेस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या क्या अप्रोच ली गई हैं। पहला, एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है, स्पीसीज का कंजर्वेशन की नेचुरल हैबिटेट के बाहर करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्स, और स्पीसीज का कंजर्वेशन जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे करते हैं, बोलते हैं एन। एक्स में आता है बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, जीन बैंक। इन सीटू में आता है अपना नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर एक होता है कैप्टिव ब्रीडिंग, एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं is the process of keeping plant or animal in controlled environment such as wildlife reserve, zoos, botanical gardens and facilities। ठीक है, कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होती है, प्लांट और एनिमल्स को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखना उसे बोलते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग। फिर कहा गया है इंडिया में अबाउट 5% ओपन जियोग्राफिकल एरिया है, मतलब 5% पैन है, ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में मना है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस एक्ट का, ये हमारी सरकार लाई थी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ऑब्जेक्टिव था पहला, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना का प्रोटेक्शन,
प्रोहिबिशन रेगुलेशन ऑफ इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड का प्रोहिबिशन, जूस को मैनेज करना और नेशनल पार्क ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्टेब्लिश करना। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 6 शेड्यूल हैं। शेड्यूल 1 और 2 में और सब शेड्यूल में डिफरेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है। जो एनिमल शेड्यूल 1 और 2 में आते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है। जैसे कुछ एनिमल आते हैं संगाई डियर, टाइगर, लेपर्ड, ब्लैक बक एक्सेट्रा, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट proposed wildlife protection amendment 2021 with objective to rationalize the existing schedule of the act as per 3 appendices of the sites। इसमें क्या था, यूनियन मिनिस्ट्री जो हमारी एनवायरमेंट में थी उसने 2021 में एक बिल प्रपोज किया था जिसमें उसने कहा था जो हमारा ये प्रोटेक्शन एक्ट है इसको थोड़ा रेशनलाइज किया जाए विथ ये साइट्स के 3 अपेंडिसेस है। साइट्स क्या है, साइट होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। It aims to ensure that international trade in specimen of wild animal plant does not threaten their survival। अब ये 3 अपेंडिक्स क्या है, इसमें वो स्पीसीज आते हैं जो एक्सटिंक्शन से थ्रेटेंड है। अपेंडिक्स 2 में वो स्पीसीज आते हैं जो एक्सटिंक्शन से थ्रेटेंड नहीं है बट उनकी ट्रेड पे कंट्रोल लगाना है। और थर्ड थर्ड में वो स्पीसीज आते हैं दैट आर प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट वन कंट्री एंड आस्क्ड अदर साइड पार्टी फॉर असिस्टेंस इन कंट्रोलिंग द ट्रेड। इसमें वो स्पीसीज आते हैं जो किसी भी एक कंट्री में कंट्रोल्ड, मतलब उनका प्रोटेक्शन करना है और जो भी साइट के मेंबर हैं और उन्होंने असिस्टेंट मांगी है साइंस साइट के मेंबर से कि उनकी ट्रेड पे कंट्रोल किया जाए। तो ये 3 अपेंडिक्स जो हैं ये साइट में आते हैं और हमारे हमारे सरकार ये बिल लाई थी कि हम अपना जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें इसको रेशनलाइज करा जाए, ठीक है। अब अब क्या है, अब है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, ये मैंने एक डायग्राम से समझाने की आपको कोशिश की है। इट इज एन इंटरनेशनल डिजिग्नेशन गिवन बाय यूएनएसको, ये अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये इंटरनेशनल डिजिग्नेशन है जो यूएनएसको ने दिया है इस माइन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर। 1971 माइन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इज इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम विद एम टू इंप्रूव रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड देयर एनवायरनमेंट। ये इंटर गवर्नमेंटल एक साइंटिफिक प्रोग्राम था जिसका एम था कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो। Therefore, biosphere reserve is defined as natural and cultural landscape with following 3 objectives। तो इसका एक नेचुरल और कल्चरल लैंडस्केप होता है जिसके 3 ऑब्जेक्टिव में क्या है, कंजर्वेशन, लॉजिस्टिक और डेवलपमेंट। और फॉलोइंग मेजर क्राइटेरिया इज गिवन बाय यूनेस्को फॉर डिजिग्नेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्राइटेरिया यूनेस्को ने दिया है बायोस्फीयर को वो करने का, डिजाइन करने, डिजिग्नेट मतलब किसी बायोस्फीयर को अगर हमें बोलना है कि बायोस्फीयर है तो इसमें 3 क्राइटेरिया आने चाहिए। क्या आने चाहिए, इट मस्ट हैव मिनिमली डिस्ट्रीब्यूटेड कोर एरिया। मतलब अब आप ये फिगर देखें, ये पहला बीच में है, ये कोर एरिया होगा, मतलब इस कोर एरिया में कुछ डिस्टरबेंस नहीं होगी किसी भी तरह की, मतलब इसको छेड़ा नहीं जाएगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ यहाँ फूल जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है सब वैसी रहेंगी, इसमें कुछ नहीं, कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा। दूसरा है इट शुड प्रेफरली हैव सम एंडेमिक स्पीसीज, और इसमें एक कुछ एंडेमिक स्पीसीज होनी चाहिए। मतलब एंडेमिक स्पीसीज मतलब फाउंड इन सम स्पेसिफिक रीजन। एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जो जो उसी रीजन में पाए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो स्पीसीज हर जगह पाए जाते हो, मतलब उस रीजन के लिए स्पेसिफिक हो। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है, इट शुड प्रेफर है सब प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप, और उस एरिया में ट्राइबल ग्रुप भी होना चाहिए। तो अगर अब हम ये समझे, ये डायग्राम देखते समझेंगे तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, पहले एक कोर एरिया होता है जिसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। फिर होता है बफर जोन। बफर जोन में अपना अपना सारा जो लॉजिस्टिक वाला काम होता है, जो भी एक्सपेरिमेंट करना हो, जो भी चीज, जो भी कुछ भी एनालाइज करना हो वो बफर जोन में होता है। और फिर उसके बाद होता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में अपना ह्यूमन सेटलमेंट्स भी होते हैं, वहां पर टूरिज्म भी होता है, एजुकेशन भी होती है, रिसर्च का काम होता है। तो इस तरह इसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। हमारे देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 12 को इंटरनेशनली यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है, जिसका एक एग्जांपल है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। फिर अगला है IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। It is world's most comprehensive database of the global extinction risk faced by species, also called barometer of life। ये वर्ल्ड का एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस है ऑन द ग्लोबल एक्सटिंक्शन रिस्क फेस्ड बाय स्पीसीज। मतलब कोई भी स्पीसीज, कोई ग्लोबली अगर कोई स्पीसीज एक्सटिंक्शन रिस्क फेस कर रहा है तो उसको इस डाटाबेस में ऐड किया जाता है, और उसको हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर ऑफ लाइफ भी। फिर उसके बाद है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। CMS का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल सॉरी।
It is only global convention specializing in the conservation of migratory species, their habitats and migratory route। ये CMS क्या है? ये ग्लोबल कन्वेंशन है और ये किस में स्पेशलाइज करती है? ये उन स्पीसीज में स्पेशलाइज करती है जो माइग्रेट होते रहते हैं, मतलब जो स्पीसीज सपोज करो आज इस देश में है, कल दूसरे देश में माइग्रेट होकर चले गए, फिर दूसरे देश में चले गए, तो उनकी कंजर्वेशन के बारे में ये ग्लोबल कन्वेंशन है। कौन सी है? CMS। ठीक है, ये 1983 में फोर्स में आई थी। इसमें दो अपेंडिक्स है। क्या है? स्पीसीज हैविंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन नियर फ्यूचर एंजॉयिंग हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अंडर CMS। जो स्पीसीज जिसमें जिनका रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन फ्यूचर में ज्यादा है, होने वाला है, और वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन CMS में उनको मिलती है। ठीक है, और स्पीसीज गिवन लेस डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देन अपेंडिक्स वन, और कुछ और वो स्पीसीज भी हैं जो जिनको अपेंडिक्स वन से कम प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, कॉप 13 ऑफ CMS वाज होस्टेड बाय इंडिया इन 2020। कॉप 13 CMS का इंडिया में होस्ट हुआ था 2020 में, और कॉप 13 में तीन स्पीसीज ऑफ इंडिया ऐड किए गए, बंगाल हॉरिकॉन, GIBN और इंडियन हेलीपेंट। ये तीन स्पीसीज इंडिया के इसमें ऐड किए गए। प्रोजेक्ट टाइगर। अब प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में 1973 में लॉन्च हुआ था as a centrally sponsored scheme for in situ conservation of tiger in the country। मतलब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, और इन situ कंजर्वेशन मतलब जहां टाइगर रहता है वहीं पे उसी का कंजर्वेशन करना है। ये इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस था। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या थी? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो दोस्तों इसका प्लेलिस्ट का पहला पार्ट हमने खत्म कर लिया है, और अब इस प्लेलिस्ट का एक पार्ट और आएगा। मैं कोशिश करूंगा दूसरे पार्ट में ही पूरा इकोलॉजी का बेसिक सब चीज़ें खत्म कर दूं। उसके बाद हम लोग अगर कोशिश करूंगा, बट शायद एक टॉपिक छूट सकता है, वो मैं अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों होप आपको ये सब समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, और अगर किसी को कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो जरूर कमेंट करें, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों इसके बाद प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है अगली वीडियोस बनाने के लिए। तो चलो फिर चलते हैं, अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय, प्यार देते रहिए।